हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। बेटा, हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और 3 लेक्चर के बाद जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। वहां से आप क्वेश्चन को पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही आज के लेक्चर के जो ये लेक्चर होगा, इसके लास्ट के 15 मिनट में मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 4th लेक्चर के अंदर चैप्टर का भी नया टॉपिक है कूलाम्स लॉ। मतलब हम कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्लेन करना है वो कूलाम्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन करना है कि कूलाम्स लॉ होता क्या है, किस चीज पे कूलाम्स लॉ लगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डे एंगस्ट्रम कूलाम। 1765 और 1805 के बीच की बात है, जब इस टाइम का टाइम पे कि उन्होंने देखा कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं और 2 चार्ज पार्टिकल वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं और अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था और इसी के अलावा उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था कि ये कूलाम्स लॉ है कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पूरे लॉ को फॉर्मूला तैयार किया जिसे बोल दिया कि ये कूलाम्स लॉ है। अब हम नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कूलाम्स लॉ होता क्या है, कूलाम्स लॉ लगता कहाँ है और किस किस टाइप के चार्ज पे वो एप्लीकेबल है। लेट्स नाउ तो बात करते हैं सबसे पहले कूलाम्स लॉ। अगर हम कूलाम्स लॉ की बात करें तो कूलाम्स लॉ के नाम से पता चल रहा है कि ये कूलाम्स ने दिया होगा। और ये कब दिया था? ये हमारे 1765 से लेकर के 1805 ईयर एगो की बात है। इस टाइम की बात है जब क्या हो रहा था कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एक एक बॉल है और एक दूसरी बॉल है। ठीक, अब इस बॉल का सेंटर ये है, इसे को मैंने O1 मान लिया। इस बॉल का सेंटर O2 ये वाला मान लिया। दोनों बॉल के सेंटर पे मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब सपोज करो दोनों बॉल पे भी चार्ज है। सपोज करो इस वाली बॉल पे जो है प्लस का Q1 चार्ज है और इस वाली बॉल पे भी क्या है, प्लस का Q2 चार्ज है। दोनों पे चार्ज है, एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2 चार्ज है। पर दोनों का नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। और दोनों के सेंटर को मैंने आपस में जोड़ दिया है। दोनों के सेंटर को आपस में ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों की दोनों बॉल जो है आपस में एक फोर्स लगाएंगी। अभी मुझे नहीं पता ये फोर्स अट्रैक्शन का लगाने वाली है या रिपल्सन का लगाने वाली है। बस दोनों बॉल जो है आपस में क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी। पहली फर्स्ट बॉल जिसपे प्लस का Q1 चार्ज है और सेकंड बॉल जिसपे प्लस का Q2 चार्ज है, दोनों को सेंटर को मैंने आपस में जोड़ दिया और दोनों सर्टेन एक डिस्टेंस R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारी फर्स्ट बॉल है, ये फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड बॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये दोनों रिपल्सन का फोर्स लगाएंगी। यानी कि जब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को रिपेल करेगी, और रिपेल करने में जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, हमेशा दूर की तरफ होती है, सेंटर लाइन से दूर की तरफ। फोर्स लगेगा तो सेंटर लाइन पे ही, यानी कि जो सेंटर वाली लाइन है इसी लाइन के एक्सिस पे ही लगेगा, पर हमेशा थोड़ा दूर की तरफ लगेगा। तो सपोज करो ये प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, तो प्लस Q1 वाली बॉल ने प्लस Q2 वाली बॉल पे फोर्स लगाया और वो फोर्स की डायरेक्शन मैंने इसकी तरफ, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की एक्सिस पे लगा दिया और यहां मैंने इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन को दिखा दिया। फोर्स की डायरेक्शन यानी कि किस बॉल ने लगाया, यानी कि फोर्स लगा सेकंड बॉल पर किसने लगाया, फर्स्ट बॉल ने। यानी कि जो नंबर पहले लिखा जाएगा उस पे तो फोर्स लगाया गया है, जिसके थ्रू लगाया गया है वो बाद में लिखा जाएगा। F21 का मतलब है कि सेकंड बॉल पे फोर्स लगाया गया है फर्स्ट बॉल के कंपैरिजन।
यानी कि फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पे फोर्स लगाया है, किसका? रिपल्सन नेचर का। आई बात समझ में? उसके बाद ये वाली बॉल अब इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, यानी कि ये Q2 बॉल है, ये Q2 बॉल Q1 बॉल पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। अब भी दोनों की क्या है? अपोजिट नेचर के चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है, और अब भी रिपल्सन का ही फोर्स लगेगा। यानी कि ये इस पे जब फोर्स लगाएगी तो रिपल्सन करने की कोशिश करेगी, और रिपल्सन हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ एक्सिस। तो यहां पे इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लगाने पे लगेगा आपकी बार F12, यानी कि इसका मतलब 1-2 का मतलब है कि फर्स्ट बॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है सेकंड बॉल के थ्रू, यानी कि इस वाली फर्स्ट बॉल पे, ये आपकी जो फर्स्ट बॉल है, इस वाली फर्स्ट बॉल पे फोर्स लगाया जाएगा सेकंड बॉल के थ्रू। मेरी बात समझ में आई? सेकंड बॉल के थ्रू इस पे फोर्स लगा लिया जाएगा। अब भी देखा कि जो आपस में कनेक्टिंग करने वाली लाइन है उससे दूर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब पता लग गया कि कूलम्स लॉ में या कूलम के अकॉर्डिंग जो सेम नेचर की बॉल होंगी या जिन चार्ज का नेचर सेम होगा वो हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सन का फोर्स जो है उन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइनिंग है, एडजॉइनिंग लाइनिंग ऑफ द एक्सिस, उसी पे ही फोर्स लगेगा, उसी लाइन पे लगेगा। ये नहीं कि इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा या इसके डाउनवर्ड में चला जाएगा या इसके थीटा एंगल से चला जाएगा, नहीं, ये जो इन दोनों को कनेक्टिंग करने वाली लाइन है उन पे ही फोर्स लगाया जाएगा। इतना तो पता चल गया। अब सबसे पहले इसकी, अगर हम इसकी अपोजिट नेचर की चार्ज रखें, सपोज करो यहां पे जो है अब की बार प्लस का Q1 चार्ज बॉल है, और अब की बार हमारे पास यहां पे देखा मैंने प्लस का Q2 चार्ज बॉल है, और दोनों के सेंटर वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को सेंटर वाले पॉइंट को कनेक्ट किया। अब दोनों को सेंटर वाले पॉइंट को कनेक्ट किया, ये r डिस्टेंस पे रख दिया, सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? देखो सबसे पहले अब ये प्लस Q1 जो चार्ज है ये माइनस Q2 पर फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, यानी कि प्लस Q1 बॉल जो है, ऐसी बॉल जो फर्स्ट बॉल जिस पे प्लस Q1 चार्ज है वो सेकंड वाली बॉल पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। अब सेकंड वाली बॉल पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपस में हम अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ। जैसे पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन पे होगी, इस तरीके से। इसका मतलब यहां पे जो है फोर्स की डायरेक्शन वो इसी तरह होगी, और यहां पे मैंने मान लिया F21, यानी कि सेकंड बॉल पे लगाया गया, सेकंड बॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है फर्स्ट बॉल की तरफ। आई बात समझ में? यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यही बॉल इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, ये वाली बॉल यानी कि माइनस Q2 वाली बॉल इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, तो अब भी जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव चार्ज वाली बॉल की तरफ ही लगेगा, यानी कि दोनों के लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है सेम होगी। यानी कि रिपल्सन फोर्स की नेचर अपोजिट होती है, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, बल्कि अट्रैक्शन वाले फोर्स की नेचर जो है सेम होती है, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा F12। आई ना बात समझ में? कूलम ने इस तरह की चीजें सबसे पहले एक्सप्लेन करी थी डायग्रामेटिक। बस आपको इन कंडीशन में ये याद रखना है कि देखो जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, जैसे प्लस Q1 और प्लस Q2, दोनों के बीच में अगर इनको सेंटर वाली लाइन से जोड़ दिया गया है तो इनमें लगने वाला फोर्स जो है रिपल्सन का फोर्स होगा, और रिपल्सन का फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होंगे। सही बात है। और दूसरी अगर इसकी बात करें, एक पे प्लस Q1 चार्ज है, एक पे माइनस Q2 चार्ज है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के तरफ होती है, जैसे मैंने इस तरह से इस डायग्राम में समझा दिया है। अब इसकी डेफिनेशन बनती क्या है? इसमें डेफिनेशन बताया क्या गया है वो हम लिखते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये तो उसका डायग्राम है। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम के अकॉर्डिंग द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
is directly proportional of the charge, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज, यानी कि कूलाम के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस between two charges, distance between two charges, यानी कि कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो उन चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लेकिन उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ की एक चीज और है, कूलाम फोर्स की यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की एक कंडीशन और है, जो कंडीशन हम सबसे फर्स्ट लिख रहे हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो एट द जॉइनिंग ऑफ द लाइन एक्सिस, यानी कि जो लाइन उन चार्जों को कनेक्ट करती है उन्हीं एक्सिस पे वो फोर्स लगेगा, उन्हीं एक्सिस पे हमें वो फोर्स शो करना होगा। तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स या द कूलाम फोर्स, the electric force या कूलैम्ब, the electric force या कूलैम्ब force are applied at the line joining of axis, यानी कि जो इन दोनों लाइन को कनेक्ट करेगा उसी एक्सिस पे इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन या उसी लाइन पे हमें इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। इसी लॉ को बोलते हैं कूलाम्स लॉ। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि इस कूलाम्स लॉ से जो ये फोर्स लगता है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज पे चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के Q1 एंड Q2। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर? ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लगने वाला कूलाम फोर्स है, जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी कि F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों के बीच के। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, both equation number first and equation number second are added, यानी कि दोनों इक्वेशन को आप एक साथ ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, ये रिलेशन निकल करके आएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जब हमें पता है कोई भी अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है कूलाम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि कूलाम के अकॉर्डिंग लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, वह तो आपको पता है कि Q1 जो है फर्स्ट बॉल का चार्ज है, Q2 सेकंड बॉल का चार्ज है, R जो है वो उन दोनों के चार्ज की बॉल के बीच की डिस्टेंस है। सबसे मेन बात आई K, यानी कि K जो बोलेंगे K आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K जो है यहां पर वो आपका निकल करके आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यानी कि ये K जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। यानी कि अगर K का रिलेशन देखें तो K का रिलेशन एक और होता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स किसी मीडियम में भी लगा सकते हैं, कहीं भी किसी भी मीडियम में लगा सकते हैं, तो उस मीडियम के लिए परमिटिविटी कैसे निकाली जाती है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यही वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो यहां पे वैल्यू निकल के आएगी F इज इक्वल टू K की जगह रख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। बस मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू कूलम द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू चार्ज, यानी कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने बताया कि जो कंडीशन ये है कूलम्स लॉ की कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या कूलम फोर्स लगता है वो जो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन होती है उस एक्सिस पे ही इसको लगाया जाता है। तो यहां पे देखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है तो आपका निकल के आए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने कोई भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने कांस्टेंट यूज किया है K। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू होती है, तुरंत अभी स्टार्ट करते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है जो कूलम फोर्स का निकल के आता है, यानी कि जो 2 नंबर का आपको ड्राइव करना होता है ना, वो यहां से लेकर के पूरा आपको यहां तक करना होता है। बस आगे इसकी ऐसा यूनिट जो इसकी कंडीशंस है कूलम फोर्स की उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फटाफट आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नोट आपने किया होगा, समझ में भी आया होगा। इससे आगे एक्सप्लेन करते हैं, फटाफट देखिए। अब आपने सबसे पहले कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया तैयार, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा यहां पे हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने में बहुत ज्यादा काम आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों फॉर्मूले मुझे पता चल गए। अब मुझे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो फोर्स ही एक तरह का, तो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, उन सभी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है। ठीक है, तो फोर्स की यहां पे एसआई यूनिट क्या निकालूंगा मैं, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है और जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले ये होता है, आपको भी पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, एन है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब है। चार्ज की क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है, आप 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए थे, डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर यानी कि एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब सबसे पहले क्या हो सकता है, अब मुझे क्या करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, मुझे इसकी यूनिट निकालनी है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, क्योंकि इसी की ऐसा यूनिट आपसे पूछी जाती है। अगर इस चैप्टर से स्टार्टिंग में पूछी भी जाएगी तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले K की यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो R को इधर ले जाए तो F R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अगर मैं इससे K निकालने की कोशिश करूं तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। सही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, भाई F की तो क्या होती है, न्यूटन होती है, सीधी बात है। F की तो जो यूनिट हो गई वो न्यूटन हो गई।
अरे डिस्टेंस की मीटर होती है, पर डिस्टेंस का तो क्या है, स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब मीटर का भी स्क्वायर। शाबाश, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 कूलाम है, यानी कि C, और इधर भी C। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये आ गई इसकी एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एसआई यूनिट, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? अब आगे चलते हैं, आपको एसआई यूनिट के बारे में पता चल गया, पर लेकिन इसमें एक चीज और आपने देखी थी अभी, कि आपने देखा था K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और जहां पे मैंने एप्सिलॉन नोट बताया था परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रख लेना, इसी की सबसे ज्यादा ऐसा यूनिट पूछी जाती है। इसका इसका जो के है वो तो आपको पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, पर लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नोट का कैसे निकलेगा। तो इतना ध्यान रख लेना, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 22/7 या 3.14। प्रॉब्लम आती है एप्सिलॉन नोट की, तो इन दोनों को आप क्या मान के चलेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कांस्टेंट जैसा दिख रहा है उसको ऐसे ही रखना है, बस एक्सचेंज करना है एप्सिलॉन नोट को के को। जब मैं एप्सिलॉन नोट को डिविजन वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इधर लेके जाऊंगा तो के भी आपका डिनोमिनेटर की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। अब इसकी यूनिट रखना, अब मैंने के की यूनिट निकाल चुका हूं 1/4 पाई, 4 पाई को छोड़ो यार, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। अब के की यूनिट में निकाल चुका हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी कि के में लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये बात सही है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली अगर वैल्यू में छोड़ दूं तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई छोड़ दो, तो 4 पाई अब रिमूव कर दीजिए, सीधा रख लीजिए एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आई ना बात समझ? अब इस कूलाम को ऊपर ले जाइए, ये वाली चीज जो है आप इसको ऊपर ले जाइए, तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टा हो गया ना? अरे यहाँ देखो यार, के का उल्टा है एप्सिलॉन नोट, यानी कि जब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, तो उसकी ऐसा यूनिट भी तो रिवर्स आनी चाहिए। जो के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो क्यों ना एप्सिलॉन नोट का उसका रिवर्स हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यही एप्सिलॉन नोट की ऐसा यूनिट होती है। इस चीज का ध्यान रख लेना, मैंने आपको दोनों ऐसा यूनिट निकालनी सिखाई है। अगर मैं इसको बॉक्स में बंद करूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के की है, तो सीधा आंसर दे देना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर एसआई यूनिट अगर एप्सिलॉन नोट की पूछता है तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक दूसरे के रिवर्स हैं, क्योंकि के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं स्टूडेंट, इसलिए उनकी एसआई यूनिट भी एक दूसरे की क्या है, रिवर्स आएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, आपको ये चीज पता चल गई। अब इसकी निकालते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का सबसे बड़ा खेल है, और डायमेंशन भी के की इंपॉर्टेंट नहीं है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की इंपॉर्टेंट है। जो डायमेंशन भी अगर इंपॉर्टेंट है, वो डायमेंशन भी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। उसी को निकालने में बच्चे दिक्कत करते हैं। बहुत आसान है, निकालने की कोशिश करते हैं। अगला हमारा टॉपिक इसके अंदर जो क्या है, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो पहले एक काम करिए, हम सबसे पहले एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालने से पहले हम के की डायमेंशन निकालेंगे। किसकी? के, यानी कि पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। इस बात को मान के चलना, हाँ बिल्कुल। यानी कि सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ बस 11th क्लास का थोड़ा सा आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। मुझे के की तो डायमेंशन निकालनी है, तो के को बाहर निकालिए, तो के इज इक्वल टू मेरे पास निकल जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब मुझे थोड़ा सा बस 11th क्लास का यहाँ अप्लाई करना है कि बेटा फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML T-2। आपने देखा भी होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है उसके अंदर सेकंड टॉपिक आपका डायमेंशन है, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका मतलब L का स्क्वायर है। और चार्ज की डायमेंशन भाई जो होती है, अगर बात करें चार्ज की डायमेंशन होती है AT। अब चार्ज की डायमेंशन आती कहां से है, वो इलेक्ट्रिक करंट वाले फॉर्मूले से आती है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था चार्ज के बारे में, वहां मैंने डायमेंशन निकलवाई थी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। वहां से मैंने क्यू निकाला था, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर डायमेंशन होती है, टी टाइम, तो ए इंटू टी यानी कि ए टी। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी हो गई, ए टी। तो यानी कि क्यू की जो चार्ज की डायमेंशन हो गई यहाँ पे हो गई ए टी, और इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए टी। थोड़ा सा भी यहाँ पे लगाना है, तो यानी कि k इज इक्वल टू निकल जाएगा मेरे पास, अगर देखो सॉल्व करके, कि m यहाँ l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर क्यूब और t-2 अपॉन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ गया मेरे पास a का स्क्वायर और t का स्क्वायर। एक बात देखें, अब इस डायमेंशन को सॉल्व करना है। अब इस डायमेंशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डायमेंशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डायमेंशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा m का ऐसे ही रखो, l क्यूब ऐसे ही रखो, t की पावर -2 ऐसे ही रखो। अच्छा, ये वाला t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो इंटू टी की पावर -2। अब a भी ऊपर जाएगा तो कितना, a की पावर -2। तो डायमेंशन तो निकल के आ चुकी है, कितना, m l क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो k ml क्यूब t की पावर -4 a -2, और यही डायमेंशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। स्टूडेंट, यही डायमेंशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, यानी कि k इज इक्वल टू ml क्यूब t की पावर -4 a -2। ये निकल के आ गई k की डायमेंशन। अब मुझे k की डायमेंशन नहीं निकालनी, मुझे निकालनी है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसमें बिल्कुल भी दिमाग अब लगाने की जरूरत नहीं है, आपको के निकालना आ गया। और बेटा के निकालना बस एक बार समझ लें, के की डायमेंशन आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू क्यू टू, फोर्स की डायमेंशन आपने ML T-2, डिस्टेंस की L स्क्वायर, और चार्ज की, एक चार्ज की AT। तो दो चार्ज है, Q1 का AT, Q2 के लिए AT। पूरा इसको सॉल्व किया, जो पावर माइनस नीचे प्लस में हो ऊपर चली जाएगी माइनस में हो जाएगी। इस तरह की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में निकला k इज इक्वल टू ml क्यूब t-4 a -2। अब मैं सबसे पहले इससे जो निकालूंगा वो निकालूंगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के लिए, यानी कि इसका मतलब हम जानते हैं k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई तो अब भी मैं कांस्टेंट ही समझूंगा, 4 पाई क्या है, 4 पाई तो अब भी कांस्टेंट है, उसका तो कोई मैटर नहीं है। तो इसको छोड़ देंगे बेटा, 4 पाई को आप यहाँ क्या कर दोगे, 4 पाई को आप यहाँ से छोड़ दोगे, और यहां सिर्फ ले लोगे k इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, k इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन k का उल्टा, अरे जैसे एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट k की यूनिट का उल्टा होता है, उसी टाइप से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन k की डायमेंशन के बिल्कुल रिवर्स होती है, उल्टा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे डायमेंशन के की क्या है, रखिए ML क्यूब t की पावर -4 a की पावर -2। अब जो पावर प्लस में है वो माइनस में पहुंच जाएंगे, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। खेल आपका यहाँ पे खत्म। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालूंगा, देखो m प्लस में है तो ऊपर जाएगा -1, l प्लस में है तो माइनस में जाएगा, t की पावर माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, a की पावर यहाँ पे 2 में चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इस तरीके से आएगी कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m -1 l की क्यूब -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये करेक्ट डायमेंशन है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की, और ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है इस बेसिक पार्ट से। यानी कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ हमने चला है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसमें ये एप्सिलॉन नॉट m -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। तो देखो
के की अगर यूनिट देखोगे, के की अगर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, बट एप्सिलॉन नॉट उसका उल्टा होता है, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मैं के की डायमेंशन की बात करूंगा तो एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2। अब इसका रिवर्स होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि m की पावर -1 l की पावर -1 t की पावर 4 a की पावर 2। यहां जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की डायमेंशन और ऐसा यूनिट क्लियर हो चुकी है। एक नंबर में ऑप्शन में भी आ सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें ये आ सकती है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका फॉर्मूला निकल के आया था F इजिकल टू यहां पर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते थे K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां तो पता चल गया था जो K है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी के रिलेशन से देखना है कि जो K है वो तो आपका निकल के आ गया था कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है कितना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट वो K की वैल्यू वहां पुट करनी है कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर इसमें मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में से मैं क्या करूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट निकालूंगा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, क्योंकि अभी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो वैक्यूम के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रख लेना आपको क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली के की वैल्यू दे रखी है तो आप रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है, बट लेकिन अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट जिसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलूं तो उसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। जब ये सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं, मुझे इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाना है, यानी कि अब इसके अंदर हम क्या बनेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ही ग्राफ बनता है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला है, यानी कि F इजिकल टू आपने देखा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो रिलेशन यहां पे जो दिख रहा है वो रिलेशन दिख रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये वाला रिलेशन दिख रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बनाऊंगा, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। अगर इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले ये इस तरह से, ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस है और ये मेरा प्लस का वाई एक्सिस है, एक प्लस का एक्स एक्सिस और एक प्लस का वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस हैं। अब दोनों एक्सिस है मेरे इस तरीके से, ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट O है, ये सेंटर पॉइंट O है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अगर वाई एक्सिस पे मैं F मान के चलूं, वाई एक्सिस पे अगर F मान के चलूं तो, और यहाँ पे मैं R मान के चलूं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो बनेगा हाइपरबोला। आपने हाइपरबोलिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्योंकि आपने देखा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, यानी कि जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मेरी y की वैल्यू को कम करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हुआ जाऊंगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का, यानी कि जैसे जैसे मैं दो चार्ज के बीच में फोर्स कम लगाना है, या जैसे जैसे मैं दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब फोर्स उन दोनों के बीच में कम होगा, फोर्स उन दोनों के बीच में कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना, जैसे 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 मैंने डिस्टेंस बढ़ाया वैसे वैसे उसके नीचे फोर्स कम।
जैसे सपोज करो आपने यहां पे देखा, अब ये दो बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, और एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं, या ये डिस्टेंस मैंने R1 मान ली। सपोज करो जैसे ये R1 डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स जो है इसके अंदर वो F1 फोर्स है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब ये दो बॉल, अब भी यही दो बॉल है, बट क्या हो गया, ये भी फर्स्ट बॉल है, ये अभी सेकंड बॉल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, यानी कि R2। तो फिर कौन सी डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि R2 इज ग्रेटर देन R1। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, यानी कि दो बॉल के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई है, मतलब आर की वैल्यू को बढ़ा दिया है, और जितना आर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा फोर्स की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी। इसका मतलब R2 वाली डिस्टेंस पे जो दो बॉल रखी है इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम होगी। मतलब यहां पे सपोज करो अगर यहां पे F2 फोर्स लग रहा है तो F2 फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी, F1 की ज्यादा होगी, क्योंकि F1 की डिस्टेंस F2 की R1 जो है R2 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इनके बीच में ये जो ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है हाइपरबोला। इस चीज का ध्यान रखना कि किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स में अगर हम F और R के बीच का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे हाइपरबोला, जो आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंट बता सकते हैं। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी दोनों वैल्यू आपको पता भी चल चुकी है क्या क्या यूज करना है। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात करते हैं कि इस फोर्स को अब की बार हम मीडियम में लगाने की कोशिश करते हैं। किस में लगाने की कोशिश करते हैं, मीडियम में। मीडियम में फोर्स हम लगाएंगे तो मीडियम में कितना फोर्स लग सकता है, कैसे लग सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो आपका ये बॉल चार्ज बॉल सिस्टम है पूरा, कि आपने इस तरीके से, और ये इसकी फर्स्ट बॉल है और ये इसकी सेकंड बॉल है, इन दोनों बॉलों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों बॉलों को आपस में कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों बॉलों को आपस में कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्ट करने पे यहाँ पे मेरी आर डिस्टेंस आ रही है, आर डिस्टेंस आ रही है। अब क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस के अंदर ये दोनों को फटाफट, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, ये दोनों के दोनों क्या है, आर डिस्टेंस पर रख दिए। इस सिचुएशन को उठाकर मैंने किसी मीडियम में रख दिया। सपोज करो इस मीडियम के अंदर मैंने क्या कर रखा है, वाटर भर रखा है, ठीक है, ये ग्लास मीडियम होगा कोई भी। अब इसके बीच में फोर्स पे लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब तो ये कोई भी मीडियम है, अगर मैं मान के चलूं तो ये मेरा अब कोई मीडियम है, और इस मीडियम में लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो मीडियम में लगने वाला फोर्स जो है, वो मीडियम में लगने वाला फोर्स मेरा Fm है। मीडियम में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स जो होगा, वो मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m होगा। अब की बार ये मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन m, Q1 अभी Q1 चार्ज, Q2 और अभी r डिस्टेंस पे रख दिया गया है, यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स अब जो है इस तरीके से रिलेशन में आ जाएगा। आई ना बात समझ में। अब देखते हैं, सपोज करो मीडियम में लगने वाला फोर्स आपने Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, आपको जब भी कोई भी चार्ज सिस्टम, दो बॉल चार्ज सिस्टम जो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है वो मैंने किसी मीडियम में रख दिए हैं, तब आप इतना फोर्स लगाएंगे। अब मैं क्या करता हूं कि एयर में लगने वाला फोर्स, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का कंपैरिजन करूंगा, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन वैक्यूम फोर्स एंड मीडियम फोर्स, वैक्यूम फोर्स एंड मीडियम फोर्स। मतलब मैं वैक्यूम फोर्स और मीडियम फोर्स में क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन करके देखा कि एयर के अंदर लगने वाला फोर्स जो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा इससे। अब मैं इन दोनों को, इसको सपोज करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लू और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। मैंने लगा दिया Fm अपॉन Fa, Fm अपॉन Fa 1/4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुड, Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2। आई बात समझ में? 4 पाई से 4 पाई, तो कितना बचा? तो यहां बचा मेरा एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। है ना बात समझ में? इसको कहां ले जाऊंगा? ऊपर, और इसको लेकर रखूंगा नीचे। है ना बात समझ में? तो इसका मतलब यहां फाइनली कंक्लूजन, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये रिलेशन निकल के आ गया कि एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन एम। ये फोर्स का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि दोनों को मैंने एक बार, जो मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स है एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अब मैंने इसको क्या है, जो वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स है एफ ए, उसके साथ कंपैरिजन करा, और कंपैरिजन करने पे रख दिया मैंने, देखा पूरा कि एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो दोनों को कंपैरिजन करा, एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन एम। तो इसका मतलब आपको क्या है, इससे सोचो कि अगर आपको मीडियम की और वैक्यूम की परमिटिविटी दे देगा और आपसे दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो पूछ लेगा, कह देगा कि मीडियम की परमिटिविटी x है और एयर की, वैक्यूम की परमिटिविटी y है, इसका मतलब समझ लेना कि एप्सिलॉन m तो दे दिया x और एप्सिलॉन नोट दे दिया y। तो बताइए दोनों के बीच में, वैक्यूम और मीडियम के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू कितना, एफ में y अपॉन एक्स। बात समझ में? y अपॉन एक्स। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के साथ में आपको प्रीवियस क्लास जो मैं थे मेथड ऑफ चार्जिंग, और मेथड ऑफ चार्जिंग के साथ साथ जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है उनके क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आकर के लूंगा। तो आज का मैं कूलम्ब्स लॉ यहीं तक एक्सप्लेन करता हूं। कूलम्ब्स लॉ में बता दिया, कूलम्ब्स लॉ डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है। उसके बाद मैंने दोनों का क्या बताया, दोनों का मैंने उसका डायमेंशन निकाली, दोनों की एसआई यूनिट निकाली, उसकी फिर मैंने कंपैरिजन करी, ग्राफिकल रिप्रेजेंट बताया, फिर मैंने उसी चार्ज बॉल सिस्टम को मीडियम में रखने के बाद कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद मैंने रेशो निकाल दिया। रेशियो से यही कंक्लूजन निकला, अगर आपको मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी दे देगा तो आप दोनों के मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो, वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर लगने वाले फोर्स का रेशियो आप निकाल सकते हैं। वेरी वेल, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाए, देखें और समझे। कूलम्ब्स लॉ का अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, नेक्स्ट आगे का पूरा क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए।